निकिता, जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार आप बातचीत भी जिस तरीके से परिवार से कर रहे हैं, लेकिन निकिता, दूसरी ओर जिस तरीके से इस पूरे मिशन को लेकर बात की जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण ये मिशन भी था। जिस तरीके से जाहिर तौर पर निकिता बनी रहे हमारे साथ। इस बीच एक रिपोर्ट है हमारी सहयोगी निकिता की ही, किस तरीके से उन्होंने शुभांशु शुक्ला के माता पिता से बातचीत की है, वो अपने दर्शकों को एक बार दिखाते हैं हम। भी कहा ये जो खुशी के आंसू है, क्या बयां कर रहे हैं। एक डर था, अब आप खुश हैं। आपने कहा वो डर अब खत्म हो गया। क्या मन में चल रहा था जब लैंड कर रहे थे? आप देख रही थी लाइव स्क्रीन पर। मन में यही चल रहा था कि सुरक्षित लैंडिंग हो जाए, क्योंकि आखिरी पल जो होता है ना, वही सबसे खतरनाक होता है। सुनने में आया ऐसा मुझे। हाँ, तो उस समय पे थोड़ा सा बहुत, बाकी पहले खुश थे, पहले कोई दिक्कत नहीं थी। 18 दिनों से मैं खुश थी बहुत। पूजा पाठ चल रहा था, सब चल रहा था सब। क्या मैसेज देंगे सभी हिंदुस्तानियों को? शुक्ला जी हैं, क्या मैसेज देंगे सभी हिंदुस्तानियों जो वहाँ लैंड सभी को यही देंगे कि सब लोग जिसको जो इसमें इच्छुक है वो प्रयास करे, पढ़े लिखे, अपना पढ़ाई करे, ईमानदारी से आगे बढ़े, तो सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। आखिरकार तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर मिसेस शुक्ला से हमने बात की है, और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो एक डर था वो अब खत्म हो गया है। और जिस तरीके से हमने देखा कि उनके आंखों में आंसू थे, भावुक पल था, और अब होठों पे मुस्कान है, तो जाहिर है जो उनका डर है वो खत्म हो गया, क्योंकि शुभांशु शुक्ला ने एक सक्सेसफुल लैंडिंग यहाँ पर कर ली है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ में निकिता सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए। तो लगातार तीनों खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। इसी के साथ डॉक्टर रवि कुमार गुप्ता जी का रुख करेंगे। डॉक्टर रवि, मैं आपका रुख करूंगा, और इस पूरे मिशन को लेकर बात की जाए तो क्या ये माना जाए कि पूरा मिशन जो है वो गगनयान के लिए टेक्नोलॉजी वेरिफिकेशन का एक हिस्सा था, और अब जब गगनयान पर काम किया जाएगा तो उसमें इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को, समझने को मिलेंगी? हाँ, बेशक बेशक। देखिए, मैं कहूँगा केवल गगनयान ही नहीं, आगे आने वाले ऐसे अनेकों मिशन, जैसे सबसे पहले तो हमारा गगनयान के बाद हमारा अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन हम स्पेस में बनाने की बात कर रहे हैं। तो गगनयान और स्पेस स्टेशन, इन दोनों के लिए ही ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये तो एक बात हुई। और क्योंकि कैसे रहेगा, देखिए, इसमें पहले सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो तो ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला के जो उन्होंने अनुभव लेके आएंगे अपने साथ, वो सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी मिशन के लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट एक रिसोर्स होता है वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो ग्रुप कैप्टन शुक्ला को जो ट्रेनिंग उनको मिली है, जो उनका ये अनुभव इसके 18 दिनों में रहा है, और इससे पहले 1 वर्ष है जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें रहा है, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। गगनयान को सफल बनाएगा। गगनयान के साथ साथ आगे भारतीय अंतरिक्ष जो हमारा हम स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं उसके लिए बहुत काम आएगा। और फिर हम आगे जो मून पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, 2040 तक हमें एक भारतीय को मून की, चंद्रमा की धरती पे लैंड कराना है, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो ये असल में मैं कहूँगा कि ये कभी बहुत ही बेबी स्टेप्स हैं, शुरुआत हुई है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है, बहुत बड़ी शुरुआत है। और केवल ग्रुप कैप्टन शुक्ला ही नहीं, भारत के जिन लोगों ने प्लान किया इसको वो भी, और पूरी एग्जाम टीम, सबके सब बधाई के बहुत पात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर रवि जी, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है आपने कही है कि एक ये अहम शुरुआत है। डॉक्टर अभय, जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर रवि जी ने जिक्र किया कि एक महत्वपूर्ण और एक अहम शुरुआत थी ये मिशन, लेकिन ऐसे में क्या इस यात्रा को इस तरीके से देखा जाए कि भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री आने वाले समय में होंगे उनकी ट्रेनिंग में एक नई दिशा है ये? मिशन होगा, जो एस्ट्रोनॉट होंगे, जो अंतरिक्ष यात्री होंगे, उनके लिए एक ये अनुभव होगा। जो शुभांशु शुक्ला का जो एक्सपीरियंस है वो एक उनके अनुभव में जुड़ेगा, और ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा कि एक जो ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे लिंक कर सकते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स के एक्सपीरियंस से कैसे कैसे एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। इसके लिए इसरो ने क्रमबद्ध तरीके से अपने मिशन सीरीज वाइज लॉन्च कर रखे हैं। तो हर एक मिशन के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है, न केवल धरती पर, आकाश में, बल्कि धरती पे भी हमने जो है कि एनईपी के माध्यम से एक जेनेटिक शिफ्ट कर दिया है। जो हमारा यंग जनरेशन है, यंग माइंडसेट है, उसको हम साइंस टेक्नोलॉजी के साथ इतने
प्रभुत्व तरीके से, जो पहले हम सर्विस सेक्टर की बात किया करते थे, अब हम स्पेस की, टेक्नोलॉजी की, इंटरप्रेन्योरशिप की, स्टार्टअप की, और वो फ्रॉम स्कूल एजुकेशन ऑनवर्ड्स उसको हमने स्कूल एजुकेशन से जोड़ दिया है कि हमारे जो न्यू जनरेशन आने वाली है, वो न्यू जनरेशन न केवल हम अपने धरती पे अपने कंट्रीज के साथ एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट करें, बल्कि अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए। भारत कैसे न केवल डेवलपमेंट करे बल्कि वर्ल्ड को लीड करे, इसके लिए हमने काफी कदम उठाए हुए हैं। और आने वाले समय में जो सरकार के द्वारा लिए गए स्टेप्स हैं, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट और जो इनके एमओएस हैं जयंत चौधरी, उन्होंने स्कूल एजुकेशन को लेकर काफी इंप्रूवमेंट किए हुए हैं। स्कूल एजुकेशन में साइंस टेक्नोलॉजी को बहुत ही प्रबुद्ध ढंग से अप्लाई करा दिया गया है, ताकि बच्चे जो है, हमारी जो जनरेशन जो बढ़ रही है, वो जनरेशन स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो पाए, स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ वो उसकी बेंडिंग हो जाए। इस तरीके से बहुत सारे मिशन हमारे स्कूल लेवल पे चलाए जा रहे हैं। अटल इनोवेशन मिशन है, स्किल इंडिया मिशन है, सो मेनी मिशन, एटीएल लैब्स वगैरह का मोर देन 50,000 लैब सरकार ने स्टेब्लिश करवाई है इन द न्यू, ये जो नई पंचवर्षीय योजना है, इसके अंतर्गत मोर देन 50,000 से ज्यादा लैब्स स्टेब्लिशमेंट का प्रावधान किया गया है। तो ये मोदी सरकार, उनके जो एमओएस हैं जयंत चौधरी, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और न केवल स्पेस में हमने हमने अपना एक जेनेटिक शिफ्ट कर लिया है, और आने वाले समय में भारत दुनिया पे राज करेगा, स्पेस में भी और धरती पे भी। बिल्कुल बिल्कुल अभय जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि आने वाला समय जो है वो भारत का होगा, आने वाला दशक जो है वो भारत का होगा, जिसको लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। अनिका जी, दूसरे मैं आपका जिक्र करूंगा, जिस तरीके से जीवन को लेकर भी जिक्र हम कर रहे थे, अगर बात यहाँ पर मंगल और चंद्रमा के जैसे मिशन को लेकर की जाए, तो क्या आईएसएस जैसी यात्राएं जरूरी हैं, और अगर जरूरी हैं तो कितनी जरूरी हैं ये ऐसी यात्राएं? जी बिल्कुल, आईएसएस जैसी यात्राएं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडिया का पहला गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मिशन था, ह्यूमन स्पेस मिशन था, किसी भी स्पेस फ्लाइट मिशन, अगर हम आईएसएस की बात करें तो। और आने वाले टाइम में, क्योंकि हम चंद्रमा को एक्सप्लोर करने वाले हैं, चंद्रयान मिशन की हो सकता है, चंद्रयान का जो अपकमिंग मिशंस है और मंगलयान के भी जो अपकमिंग मिशंस हैं, क्योंकि यही दो प्लैनेट्स, अगर हम बात करें मून की, तो मून तो हमारी धरती की एक नेचुरल सैटेलाइट है, और जो हमारा मार्स है वो एक प्लैनेट है। तो इन दोनों पे ही अभी लाइफ की पॉसिबिलिटी देखी जा रही है, क्योंकि सिर्फ यहीं पे प्रॉपर एटमॉस्फेयर, अगर मैं बात करूँ मार्स की, तो ऐसी स्टडी का पता, ऐसी चीज़ों का पता चला था जब क्यूरियोसिटी रोवर, नासा ने एक क्यूरियोसिटी रोवर भेजा था, जिससे कि पता चला था कि पहले शायद मार्स पे रनिंग फ्लोइंग वाटर था, बहता पानी था, और मार्स का जो एटमॉस्फेयर था वो थिक था, काफ़ी मोटा था। तो जो हमारा भारत का जो सोच है अब इन मिशंस को लेके, वो काफ़ी बदल जाने वाली है। अगर हम इस गगनयान की बात करें, तो गगनयान को लॉन्च हो जाना चाहिए था 2025 तक, पर इसरो ने इसको थोड़ी देर के लिए रोका और शुभांशु जी को भेजा पहले आईएसएस में, ताकि वो वहाँ से एक एक्सपीरियंस लेके आए कि किस तरीके से चीज़ें काम करती है। जब हम शुभांशु जी की अगर हम बात करें, तो वो एज अ पायलट गए थे इस मिशन में, और वो गगनयान मिशन के भी पायलट ही हैं, वो एज अ पायलट ही जाएंगे गगनयान मिशन में भी। तो जो शुभांशु जी का पूरा एक्सपीरियंस रहा स्पेस में जाने से लेके वहाँ पे रुकना और फिर वापस आना, और वापस आने के बाद क्या बदलाव हैं, ये सारी चीज़ें हमें काम आने वाली है सारे मिशंस में। चंद्रयान हो गया या फिर मंगलयान हो गया, इवन हम शुक्रायन मिशन भी सोच रहे हैं करने का, हम स्पेस स्टेशन भी, जैसे मैंने आपको बताया, 2035 तक प्लान कर रहे हैं। इवन हम मून पे, जैसे अपोलो मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे मून पे, और काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं दूसरी कंट्रीज़ के। बट अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया का कोई एस्ट्रोनॉट अभी मून पे नहीं गया है, बट 2040 तक हो सकता है कि हम मून पे लैंड करें, हमारा कोई एस्ट्रोनॉट मून पे लैंड करे। और क्योंकि वहाँ पे भी फिर से हमारा जाने से लेके वहाँ तक, वहाँ पर रहना, वो पूरा एक प्रोसीजर होगा, जिसमें कि ये वाली लर्निंग काम आएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने एक तरीके से मॉक ड्रिल कर ली है। हमारा जो फ्यूचर में हम गगनयान मिशन करने वाले हैं, उसके लिए एक तरीके से हमने मॉक ड्रिल कर ली है, और हमने पूरे देश को दिखा दिया है,
पूरे विश्व को दिखा दिया है कि भारत भी किसी चीज में पीछे नहीं है। अगर मैं जुलाई की भी बात करूं तो एक निसार करके एक प्रोजेक्ट है जो नासा और इसरो ने मिलके बनाया है, सिंथेटिक रेडार सैटेलाइट, जिसमें मोस्ट ऑफ द फंड नासा दे रहा है, बट उसको अगर हम लॉन्च करने की बात करें, इंडिया भी कुछ हद तक फंड दे रहा है उसमें। अगर हम उसे लॉन्च करने की, वो अभी ही होने वाला है, जुलाई 30 जी को उसकी डेट है। लेट से वो एक्सटेंड होती है कि नहीं, बट अगर नहीं होती है तो 30 जुलाई 2025 को हमारा निसार जो सैटेलाइट है ये लॉन्च हमारा श्रीहरिकोटा से, इंडिया से ही होगा। और इसकी कैपेबिलिटी है कि ये पूरा जो अर्थ का है वो 100 किलोमीटर, जैसे हम बॉडी में एक्सरे सारी चीजें अंदर तक देख लेता है कि कौन सी हड्डी टूटी हुई है, कौन सी नहीं टूटी हुई है, एक्सरे से हमें सब पता चल जाता है। वैसे ही हमारे अर्थ की जितनी भी जियोग्राफिकल डिटेल्स है, ये बेसिकली जियोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड होगी, ये सारी ज्योग्राफिकल चीज़ों से रिलेटेड होगा कि अर्थ में 100 किलोमीटर अंदर तक वो सैटेलाइट देख पाएगी कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं है। तो इंडिया के लिए ये बहुत गर्व की बात है। अगर हम आज के इंडिया की बात करें तो आज का हमारा भारत सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है दूसरी कंट्रीज के लिए, क्योंकि इंडिया बहुत रिलायबल और बहुत कॉस्ट इफेक्टिव वे में काम करता है। इंटरस्टेलर एक मूवी आई थी, उसमें बहुत करोड़ खर्च हुए थे, अराउंड 800 करोड़, बिल्कुल अनिका जी, बिल्कुल ठीक है आपने। और उस जो मूवी का खर्च था उससे भी कम खर्च में कई कह सकते हैं सैटेलाइट्स हमने भेजी थी अंतरिक्ष में। इसी के साथ डॉक्टर रवि जी मैं आपका रुख करना चाहूंगा, और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि क्या भारतीय स्पेस फ्लाइट में डीआरडीओ की कौन सी ऐसी तकनीकें हैं जो सबसे अहम मानी जाती हैं डॉक्टर रवि? हाँ देखिए, एक तो जैसे मैंने बताया कि जो स्पेस रिकवरी जो सिस्टम है, जब ये अंतरिक्ष यात्री जब वापस लौट के आते हैं पृथ्वी पे, तो उनको रिकवर करने के लिए जो खाली पैराशूट सिस्टम ही नहीं है, उसको फ्लोट करना होता है समुद्र में। जब तक ये हमारी नाव वहां तक पहुंचेंगी, तो वो पूरा सिस्टम जो है उसको डिजाइन करने में एक तरह से हमारी जो आगरा की लेबोरेटरी है डीआरडी, उसने इसमें सहयोग दिया है। और उसके दोनों इसको और इसरो के साथ मिलकर के उन्होंने इसको डिजाइन किया है। इसके परीक्षण हो चुके हैं कई बार और बहुत अच्छे से काम किया है इन्होंने। इसके अतिरिक्त जो वहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिए, ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करने में हमारा डीआरडीओ का उसमें योगदान रहा है। हम डीआरडीओ इन दोनों क्षेत्रों में, साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, जो हमारा कठिन से कठिन परिस्थिति में जो हमारे सैनिक किस तरह से उनके शरीर पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, उनकी मानसिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो सब एक्सपीरियंस के साथ हमने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। ये चीजें फिजिकल हार्डवेयर दिखाई नहीं देता है, जैसे कि जो पैराशूट तो दिखाई देगी, लेकिन ये जो डाटा है, जो स्टडीज है, जो फूड का है, फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत गहन अध्ययन करके ह्यूमन फिजियोलॉजी को कि किस प्रकार का भोजन उसके लिए सूटेबल रहेगा, जो उसको उनको वहाँ पे स्वस्थ रखेगा और उनको काम करने में, अलर्ट रखने में मददगार साबित होगा। तो ये सब चीजें हैं। ये तो हुआ आपका जो डायरेक्टली स्पेस से लिंक्ड हो गया। और अब जैसे बाकी बड़ी बात कि स्पेस को इस्तेमाल करते हुए सुरक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं, वो तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। आपने देखा है, अभी उसका एक उदाहरण आपको देखने को मिला अभी जब ये आपका आकाश तीर ऑपरेशन सिंदूर के समय में कितनी बेहतरीन तरीके से हमने दुश्मन के तमाम जो अटैक्स थे उनको हमने नाकामयाब किया। तो ये इसमें बहुत बड़ा हाथ था जो डीआरडीओ ने स्पेस में जो अपने जो सैटेलाइट के जो सिस्टम्स को, उनके सॉफ्टवेयर्स को, उन सबको डेवलप किया है, जो ग्राउंड स्टेशन को डेवलप किया है, वो उन सबका बड़ा हाथ रहा है इसके अंदर। तो मैं कहूँगा कि डीआरडीओ का जो आईएसआर और डीआरडीओ है, इनका काम बहुत पैरेलल चलता आया है। एक समय था कि जब हम दोनों के काम को बिल्कुल अलग अलग रखते थे, क्योंकि दोनों के ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था। अगर जैसे ही पता किसी को मालूम पड़ेगा कि भाई डीआरडीओ के साथ मिलकर काम हो रहा है, तो आईएसआर के ऊपर प्रतिबंध और बढ़ जाते थे। तो इस तरह से हमने इसलिए इस कारण से अलग अलग रखा था। और उस समय जो काम चल रहे थे 80 के दशक में, 90 के दशक में, 2000 के आसपास, तो उस समय जो काम था, जैसे मिसाइल हमारा है, मिसाइल को स्पेस में जाकर के लौट के आना होता है अटैक करने के लिए ग्राउंड पे, जबकि स्पेस में उस समय री एंट्री नहीं होती थी। स्पेस में खाली हमने सैटेलाइट भेजा, उसके बाद जो कुछ भेजा वहां पे आकर डिस्ट्रॉय हो जाएगा रास्ते में, और सैटेलाइट वहां अंतरिक्ष में रहेगा। तो वो लिंक पे काम दोनों का एक जैसा था, लेकिन जो स्पेस व्हीकल्स हैं, दोनों का जो काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। जो आपका स्पेस का प्रोग्राम होता है, उसके जो रॉकेट्स होते हैं, उनको कई दिन पहले से तैयारी शुरू की जाती है। तो वहां पे हम आमतौर पर लिक्विड ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड प्रोपेलेंट्स का। जबकि
जो हमारे मिसाइल्स हैं उनको तो कुछ सेकंड्स के नोटिस पे काम करना होता है, वहां पे लिक्विड प्रोपल्शन नहीं चलेगा। तो वहाँ सॉलिड, हमने डीआरडीओ ने फोकस किया सॉलिड प्रोपेलेंट्स के ऊपर, जो उसमें मास्टरी है हमारी है। तो इस प्रकार से दोनों का काम में बहुत पैरेलल भी है, मिलता जुलता भी है, कुछ अलग भी गए हैं। आज के दिन की बात करें तो आज हम डीआरडीओ और आईएसआरओ हाथ से हाथ मिला, कंधे से कंधा मिला करके, और साथ में आज एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। देखिए 2001 तक डीआरडीओ के डिफेंस के क्षेत्र में प्राइवेट इंडस्ट्री को पूरी तरह से बैन किया हुआ था। प्राइवेट इंडस्ट्री का के वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स को हाथ लगाना ही अलाउड नहीं था, केवल डीपीएसयू और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम होता था। तो डीआरडीओ को एक समस्या आती थी कि जो हमने डिजाइन किया उसको बनवाएं कैसे। अगर हमने तोप बनाई है तो तोप को बनाने का काम केवल एक ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वही करेगी। टैंक बनाया तो एक ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वही काम करेगी। आज प्राइवेट सेक्टर अंतरिक्ष क्षेत्र में भी और रक्षा के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, जो बहुत 2014 के बाद से ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। 2001 में परमिशन बेशक मिल गई थी, लेकिन उसको सहयोग नहीं मिल रहा था, पॉलिसीज अभी इतने नहीं बन पाई थी, और बीच का 10 साल का दशक तो ऐसा आया कि जहां बिल्कुल ही एक तरह से हम कई साल पीछे दोबारा चले गए थे। लेकिन अब पिछले 11 साल में हमने बहुत तेजी से बदलाव देखा है। आज जो नीतियां हैं, स्पेस नीति है, वेल डिफाइंड स्पेस नीति है, वेल डिफाइंड हमारी जो आपका रक्षा को के जो उत्पाद हैं उनको बनाने से लेकर के, उनके खरीदारी से लेकर के, उनको बनाने हर चीज में एक निर्धारित पॉलिसी का आना बहुत बड़ी बात रही है। उसके चलते स्पेस सेक्टर भी में भी प्राइवेट इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और रक्षा के क्षेत्र में भी। आज आप देखिए कि जो हमारा अभी एक्सियम मिशन हुआ है, एक्सियम कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी है, और स्पेस एक्स वो भी प्राइवेट कंपनी है। तो प्राइवेट क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का उभर के आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्पेस और रक्षा दोनों ही इतने बड़े क्षेत्र हैं, और ये सब भारत की, देश की इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज वही चीज अगर हम बाहर से खरीदते हैं और हम उसको देश में बनाएं, तो देश में बनाई हुई चीज हमें कई गुना सस्ती पड़ती है, और पूरा हमारे ऊपर कंट्रोल रहता है। आज हम अगर कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अगर उन्होंने अलाउ किया है एज ए कैप्टन जाने के लिए, तो वो इसलिए किया है क्योंकि आज आईएसआरओ भी कोई पीछे नहीं है किसी से। हम अपने क्षेत्र में हम दुनिया के बिल्कुल एक लेवल पे आ चुके हैं। तो अब एक हमारा जो इसे कहते थे ना पहले कि भारत का एक ऑब्जर्वर स्टेशन है कि भाई दूर खड़े देखते रहो क्या चल रहा है बस। बिल्कुल डॉक्टर रवि, जिस तरीके से इन बातों का जिक्र किया आपने, ये बातें बड़ी महत्वपूर्ण लगती हैं ऐसे समय में जब भारत लगातार स्पेस में अपना कदम बढ़ा रहा है, स्पेस के क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रयास कर रहा है। इसी के साथ डॉक्टर अभय मैं आपका रुख करूंगा, और जब से ये पूरा मिशन शुरू हुआ है, आईजियम 4 शुभांशु शुक्ला आईएसएस गए हैं, उस समय से ही डॉक्टर अभय डीप स्पेस ह्यूमन मिशन को लेकर भी कई सारी चर्चाएं चल रही हैं। डॉक्टर अभय, सबसे पहले तो मैं आपसे डीप स्पेस ह्यूमन मिशन को समझना चाहूंगा, और आखिर इसकी चर्चाएं इस वक्त इतनी तेज क्यों हो गई हैं? यस सर, शुभांशु शुक्ला के बाद से इसकी चर्चाएं काफी तेज हैं, और न केवल इसकी चर्चाएं तेज हैं बल्कि ये मिशन जो है हमारे इसरो के लिए और पूरे वर्ल्ड लेवल के लिए, पूरी मानव जाति के लिए ये बहुत ही मील का पत्थर साबित होने वाला है। और आने वाले समय में जब हम इस मिशन को अपने सीरीज के जो सिक्वेंशियल मिशन लगे हुए हैं, उन सिक्वेंशियल मिशन को हम कामयाब कर पाए, तो हम इस मिशन के लिए जाएंगे। और आज की डेट में इसरो जो है वो वर्ल्ड की एक स्टेब्लिश और मानी जानी स्पेस एजेंसी हो चुकी है, रिसर्च एजेंसी हो चुकी है, जिसके डाटा, जिसके आउटकम्स और जिस पे दुनिया का विश्वास है, बिलीव है, और कोई भी कंट्री हम इसरो को साथ में लिए बिना किसी भी स्पेस मिशन में पूरी तरीके से कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है सर। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो टोटली अब पहले जो गवर्नमेंट का रुख हुआ करता था, मोस्टली गवर्नमेंट सरकारी सेक्टर को ओरिएंटेशन दिया जाता था, बट अब जो है वो कंप्लीट सरकारी सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर को काफी इनहेंस किया गया है, उसको काफी स्पेस दिया गया है प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ के लिए। और प्राइवेट सेक्टर को, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर को बहुत तेजी के साथ काम करना होगा, ऐसा भी सरकार को करना चाहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर को खत्म करके प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में
हमें ग्रोथ करने की स्पीड ज्यादा होती है। बिल्कुल। जो बिल्कुल रिसोर्स अभय होते जी, हैं आपने वो बिल्कुल सही कहा। अगर रक्षा के क्षेत्र को लेकर बात करें, यही तस्वीर हमें देखने को मिलती है जब से प्राइवेट कंपनियों को भी मौका दिया जाने लगा, तब से रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं आप तीनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप प्लीज मेरे साथ बने रहें। इस बीच अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं शुभांशु शुक्ला के पिता ने क्या कुछ कहा जब उनसे बातचीत की हमारी सहयोगी ने। नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा आए तो सभी को मतलब जो है थैंक यू हमारे। सर फाइनली शुभांशु ने, आपके लाडले ने कर दिखाया। नहीं कर दिखाया, बहुत कर दिखाया। हिम्मत है, जज्बा है, लगन है, निष्ठा है और पूरी जो है अचीवमेंट प्राप्त करने की पूरी उसमें क्षमता है। आप बड़े पर्दे पर तो देख लिया, जब आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे तो सबसे पहले क्या कहेंगे शुभांशु को, भारत के बेटे से? उसको गले लगाएंगे और आशीर्वाद देंगे। सर डर था आपके मन में जब लैंडिंग हो रही थी? क्योंकि अभी मैंने मिसेस शुक्ला से बात की, उन्होंने कहा अब डर खत्म, उस वक्त तो जरूर था। उड़ान हो गया था। मैं भी देख रही हूँ आपकी आंखें बड़ी स्क्रीन पर ही हैं। नहीं वो थोड़ा रहता है, मतलब फिर भी अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे, एक अंतिम सवाल मेरा, इस पूरे हिंदुस्तान की आवाम से क्या कहेंगे? अब उन्हीं की दुआओं से, उन्हीं के दुआओं से, सभी जो है आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ है। ईश्वर की कृपा है और सभी लोगों का, देशवासियों का, पूरे देशवासियों की उसके साथ वेल विशेष है, तो उनकी वजह से ही संपन्न हुआ है। हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। से बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे शुभांशु के फादर्स को, आप सुन रहे थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे आवाम का आशीर्वाद था उनके बेटे के साथ, और उनका बेटा अब फिलहाल उनका ही नहीं भारत का बेटा बन चुका है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ में इंडिया न्यूज़ के लिए। शुभांशु शुक्ला को जिस तरीके से वापस आ गए हैं और उनके पिता को आपने सुना यहाँ पर किस तरीके से उनके पिता काफ़ी खुश नजर आए और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये गर्व का पल है, ना केवल उनके लिए एक पिता के तौर पर बल्कि पूरे भारत के लिए ये एक गर्व का पल है कि पूरे भारत की निगाहें जिस तरीके से स्पेस की ओर थी, आसमान की ओर थी शुभांशु शुक्ला की वजह से। तो ऐसे में ये पल गर्व का जो है वो पूरे भारत के लिए है। और अगर स्पेस को लेकर बात करें तो स्पेस सेक्टर में भी पूरे विश्व को नए आयाम पर पहुंचाने वाला ये पूरा मिशन था, जिसे सक्सेसफुली कंप्लीट किया है शुभांशु शुक्ला ने और उनके साथियों ने। अब देखने की बात यहां पर यह होगी कि इस पूरे मिशन से जो महत्वपूर्ण